नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। जिसका इंतजार था वो हो गया। इस बार फेस्टिव सीजन से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को कम कर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। किसान, उद्योग से लेकर लग्जरी सेक्टर तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बदल गया है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एसपी शर्मा जी मौजूद हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं न्यू इकोनॉमिस्ट के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही रहने वाला है कि आम आदमी के लिए इस फैसले का क्या असर होगा, क्या कुछ महंगा होगा और क्या कुछ सस्ता होगा आम आदमी के पर्सपेक्टिव से। देखिए, आपने जो शुरू में बताया कि जिसका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो हो गया, तो आपने बिल्कुल ही सही एक ही लाइन में सब चीजें आपने बता दी। जो आम आदमी के बारे में है, वो ये समझिए कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हमारी होती हैं, उनमें एक बहुत बड़ा असर इसका दिखेगा। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर बच्चों की एजुकेशन हो, या फिर खाने पीने की वस्तुएं हो। जी। और जो खास करके जो किसानों को इसमें राहत दी गई है, उससे देश का जो इन्फ्लेशन है उस ट्राजेक्टरी के ऊपर भी बहुत अच्छा असर दिखेगा। हम्म। ऑलरेडी हम 2% के आसपास है इन्फ्लेशन में, तो आने वाले टाइम में आशा है कि इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। और जो सेगमेंट्स हैं जो टच की गई हैं, सभी ऐसी सेगमेंट्स जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही भरपूर योगदान देती हैं, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ बनाती हैं, ऐसी रिफॉर्म्स की गई हैं जो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स हैं, जो एक मिडिल क्लास से लेके जो अपर मिडिल क्लास है, या फिर जो लग्जरी क्लास है, उनके लिए भी बहुत अच्छी रिफॉर्म्स हैं। तो जी। आने वाले टाइम में जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो इंडिया की डिमांड है, वो और ज्यादा सुदृढ़ होगी। और मैं ये समझता हूँ कि इसका जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा। जी, बिल्कुल। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा लंबे समय से इंतज़ार था इस फैसले का और आखिरकार ये ले लिया गया। अब मैं बिल्कुल मिडिल क्लास सेक्टर पर आना चाहूँगा। डेली यूज़ आइटम्स जो हैं, इस फैसले से उन पर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और कौन कौन सी आइटम्स जो आप देख रहे हैं वो सस्ती हो जाएंगी और कौन सी हैं जो महंगी हो जाएंगी, डेली यूज़ में जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। देखिए, डेली यूज में जो इस्तेमाल करते हैं, खास करके जो खाने पीने की वस्तुओं, तो सब लोग खाते पीते हैं उनसे, वो तो हमारा एक जीवन है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप जब कहीं पे ढाबे में रुक के खाना खाते हैं, तो पहले आपके पराठा के ऊपर 18% टैक्स लगता था, वो अब नहीं लगेगा, तो ऐसे ही 5% लगेगा। तो ऐसी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिसमें आप हर रोज जूझते हैं, तो ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स कम किया गया है। और जो बच्चों को आप कुछ बुक्स दिलवाने जाते हैं, कुछ स्टेशनरी दिलवाने जाते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। पहले बिल्कुल। काफी हाई टैक्स था। तो उसी तरीके से जो आपकी खरीदारी की चीजें हैं, जो वस्तुएं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इन सब चीजों के ऊपर आपको बहुत अच्छी राहत दी गई है। अब दो ही स्लैब हैं, या तो एक 5% है, या फिर 18% है। जो 12% और 28% था, उसको खत्म कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो खास करके जो ध्यान रखा गया है, सरकार ने बहुत अच्छे से मिडिल क्लास को फोकस किया है इसमें। और जी। सरकार का जो भरपूर प्रयास है, चाहे वो बजट हो, जो 2024-25 का बजट था, या फिर अभी की जो रिफॉर्म्स हैं, ये खास करके जो रिफॉर्म्स हैं, ये मिडिल क्लास सेंट्रिक रिफॉर्म्स ही सरकार ने की है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, जैसे दूध, ब्रेड, बिस्किट, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो मिडिल क्लास के लिए उस पर 5% था तो उसे निल कर दिया गया, या 12% था उसे 5% पर ला दिया गया। तो जी कहीं ना जी। कहीं ये इम्पैक्ट आपको 22 सितंबर से जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होम अप्लाइंसेस पर भी जो है जीएसटी कम किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा फैसला है वो। देखिए, होम अप्लायंसेस में सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है, जो खास करके मिडिल क्लास में होम अप्लायंसेस की बहुत भरपूर डिमांड रहती है, जिसके ऊपर काफी वस्तुओं के ऊपर जो टैक्स था वो काफी ज्यादा अट्ठाईस था। कई बार प्रतिशत था 28% लगभग। टैक्स देना जी। पड़ता था। जी जी जी। तो वो कम करके 18% रहेगा, तो उससे बहुत बड़ी राहत है जो मिडिल क्लास को मिल रही है, खास और करके ख़ास जो तौर पे जब स्मॉल कार्स हैं। फेस्टिव फेस्टिव सीज़न आ रहा है, जब लोग इस तरह की चीज़ों की खरीदारी ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ हमें जी राहत जी। यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि छोटी कार है, लग्जरी, ये जो स्मॉल कार्स की हम बात करते हैं, तो उसमें
पहले बहुत टैक्स देना पड़ता था। कई लोग उस खरीदारी को से रुक जाते थे कि 28% टैक्स देके तो उनको कार जो है बहुत महँगी पड़े। तो अब वो 18% के दायरे में आएँगी तो बड़ा अच्छे से उनको बड़ी अच्छी राहत मिल रही है। हर एक कार के ऊपर लगभग कोई उनको लाख सवा लाख रुपए का फ़ायदा होगा तो बड़ी अच्छी बात है, जिससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या है कि इसका ये खाली मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर के लिए फ़ायदा नहीं है, ये जी, प्रोड्यूसर्स के लिए भी फ़ायदा है। जब बिल्कुल। डिमांड ज़्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग और होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा होगी तो दे विल बी एबल टू डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रेमाइसेस। उससे रोज़गार भी बढ़ेगा। क्योंकि बिल्कुल। जब प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज़ होते हैं तो फैक्ट्रीज़ भी लोगों को अपने फैक्ट्रीज़ में डिप्लॉय करते हैं, वर्कर्स को और रखते हैं। जी, जिससे कि एक मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट बूस्ट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जिससे कोई मैं समझता हूँ कि लगभग कोई 30 बेसिस से 50 बेसिस पॉइंट का एक फायदा हो सकता है जीडीपी को। हुँ, 30 टू 50 बेसिस पॉइंट तो हमारा जीडीपी जो इम्पैक्टेड था, जो भी आने वाले टाइम में ऐसी कुछ एप्रीहेंशंस थी कि भी शायद यूएस का जो टैरिफ है उसकी वजह से हमारे जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो हम समझते हैं कि उससे भी ज्यादा हमारे जीडीपी को कंपनसेट करेगा। ये जो रिफॉर्म्स है, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स है, हिस्टोरिक रिफॉर्म है, जिससे जीडीपी भी बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और कंज्यूमर को भी राहत मिलेगी। जी। आपने कार्स की बात की, ऑटो सेक्टर की बात की, तो जिस तरह से आपने ज़िक्र किया जो 28% जीएसटी में थे, उन्हें कम स्लैब में, छोटी स्लैब में जो है ले आए हैं। और इस फैसले से आपको क्या क्या लगता है कि जो हाइब्रिड कार बायर्स हैं, या जो डीज़ल कार बायर्स हैं, या पेट्रोल कार बायर्स हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? और जो 40% स्लैब में हैं कार्स, वो कौन सी कार हैं? और मुझे लगता है कि एक बार दर्शकों को डिफरेंशिएट करके बताना ज़रूरी है। देखिए, जो हाई एंड लग्ज़री कार्स हैं, उनको तो 40% में रखा गया है, लेकिन जो अ, उसके नीचे की जो कैटेगरी आती है, जो आप एसयूवी या कुछ ऐसे जो मॉडल्स हैं, उनको कम करके इसमें ले आया गया है, जो 18% या 28% की कैटेगरी में। जी, तो कुल मिला के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को फ़ायदा है, जो मैं ये समझता हूँ कि जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा जो सबसे ज़्यादा भरपूर फ़ायदा जा रहा है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को फ़ायदा होगा। जी, जिससे ये सेक्टर का थोड़ा डिमांड ट्रैजेक्टरी जो था, अभी उसके ऊपर इम्पैक्ट था बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबल हेडविंड्स। तो उसको ये बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा आने वाले टाइम में कि ये सेक्टर जो ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा था, उनकी अपनी भरपाई कर पाएगा। जी। बिल्कुल, मैं दर्शकों के साथ ये आंकड़ा भी साझा करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने भी ज़िक्र किया, जो छोटी कार्स हैं, जो मिडिल क्लास सेक्शन को टारगेट करती हैं, वो जो हैं इस फैसले से सस्ती होने जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो पेट्रोल 1200 सीसी से नीचे की कार्स हैं, या डीज़ल 1500 सीसी से नीचे, या हाइब्रिड जो 4000 एमएमएम से जो नीचे कार्स हैं, वो सब सस्ती हो जाएँगी। बाकी मिड सेगमेंट वाली कार्स जो हैं, वो भी सस्ती हो जाएँगी। लेकिन जिस तरह से आपने भी ज़िक्र किया कि जो लग्ज़री कार्स हैं, उन्हें जो है 40% स्लैब में रखा गया है। 40% वाली स्लैब में और भी बहुत सारी आइटम्स हैं जिन्हें सरकार ने कहा है कि वो सिन गुड्स हैं। वो क्या हैं, और वो जो हैं किस तरह से महंगी हो जाएंगी, इस पर भी एक बार बात करते हैं। देखिए, खास करके जो ऐसी आइटम्स हैं जैसे टोबैको एंड ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको ही 40% में रखा गया है। जी, कि उनका जो असर है, खास करके जो आम ज़िंदगी है, आम लोगों के ऊपर नहीं आए। या फिर बहुत ही हाई एंड लग्ज़री गुड्स हैं, उनको 40% में रखा गया है। लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है वो 28% या फिर सॉरी 18% या 5% के दायरे में आती हैं। लेकिन मैं ये भी देख रहा था सर कि सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मच रहा है इस चीज़ को लेकर कि आपने, ठीक है, लग्जरी आइटम्स में आपने जो महंगी कार्स हैं उन्हें रखा है, लेकिन आपने 40% स्लैब में जो बाइक्स हैं, जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स हैं, उसके इक्विवेलेंट बाइक हैं, उन्हें भी रख दिया है। तो इसका बहुत मैं देख रहा हूँ अप्रोर है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो अब जो सरकार ने इतना ज़्यादा फेरबदल किया है, जो 2 स्लैब्स खत्म किए हैं, जिससे कि एक रेवेन्यू चैलेंज भी आएगा। तो हुँ, ऐसी चीज़ें जो एक आम ज़िंदगी को इम्पैक्ट नहीं करती, हुँ, शायद उन चीज़ों के ऊपर सरकार ने उनको उनसे थोड़ा रेवेन्यू की भरपाई हो पाए, उस बिल्कुल। वजह से इनको 40% में रखा है। क्योंकि एक ही बार में ये दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द रिफॉर्म्स। जी, ये रिफॉर्म जीएसटी का कोई लास्ट रिफॉर्म नहीं है। आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि और ज़्यादा रिफॉर्म्स होंगी, और भी चीज़ों में राहत मिलेगी।
तो एक शुरुआत है जो सरकार ने लगभग कोई जो 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बहुत सारी ऐसे बातें हुई थी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये हर एक साल सरल होता चला गया। अब ये बिल्कुल। वाकई में ही गुड एंड सिंपल टैक्स हो गया है। तो हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में और रिफॉर्म्स होंगी, जिसमें ये सब चीजें जो अभी हम देख रहे हैं, जो थोड़े बहुत चैलेंज है, वो भी आने वाले टाइम में एड्रेस हो जाए। जी, जीएसटी स्लैब्स में कटौती और जो दरें हैं उनमें कटौती से गोल्ड के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि हमने देखे कि अभी हाल के दिनों में ये गोल्ड का जो प्राइस है वो लाख पार कर चुका है और आम आदमी की पहुंच से कहीं ना कहीं बाहर चला गया है। तो ये जो कट किया है स्लैब्स, और इससे उनके प्राइसेस पे क्या असर हो रहा है? देखिए, गोल्ड के प्राइसेस में जो गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं, हम्म। गोल्ड के ऊपर मैं नहीं समझता कि जीएसटी के ये रिफॉर्म से कोई बहुत बड़ा असर आने वाला है, क्योंकि इसके प्राइसेस जो है वो जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तय करती है कि ग्लोबल जो मॉनेटरी डेवलपमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स में क्या हो रहा है। तो इन सब चीजों का असर ही गोल्ड के ऊपर होता है। और उसका कोई इंडिया के जो टैक्सेस हैं, खास करके जैसे पहले 16% का कस्टम ड्यूटी लगता था, वो सरकार ने कम करके 6 कर दिया था। उस टाइम पे फर्क गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर पड़ा था। लेकिन इन रिफॉर्म से गोल्ड के प्राइस, क्योंकि जितना जितना हम 2-3% या 4% कम करके फर्क डालेंगे, उससे कहीं ज्यादा गोल्ड में कई बार 10% की बढ़त इंटरनेशनल मार्केट में आ जाती है। तो गोल्ड प्राइसेस मैं समझता हूँ कि इसी लेवल पे प्रिवेल करेंगे, जी, जहाँ पे अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं। बिल्कुल। वैसे भी इस फैसले में गोल्ड के जो गोल्ड पर जीएसटी है, गोल्ड का जो टैक्स है, उसका इतना कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर है उसे ज़रूर कहीं ना कहीं राहत दी है। जो नेचुरल कट और पॉलिश डायमंड्स हैं उनका जो है आईजीएसटी जो है 18 से नील कर दिया गया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें जो है बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके जी जी। अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, उस पर क्या असर देखने को मिल रहा है? महंगे होंगे इंश्योरेंस या क्या है? देखिए, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके ऊपर तो जीरो कर दिया है। ये बहुत बड़ी राहत है, जी। क्योंकि कई बार एक आम आदमी इंश्योरेंस लेना चाहता है तो, लेकिन वो ले नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर ये टैक्स की जो बहुत ही बड़ी मार पड़ती है, जिस वजह से उसका जो प्रोडक्ट है और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। जी। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो आम लोग हैं, जो कई बार हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था इतना भारी टैक्स देना और भारी प्रीमियम खरीदना। तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी, तो जिससे जो हेल्थ जो सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी और लोग अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। बिल्कुल। और शर्मा जी, इस फैसले के पीछे मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ जो बहुत जगह डिस्कस नहीं हो रही है, वो है कि ग्रीन पुश सरकार की ओर से कहीं ना कहीं इशारा कर दिया गया है, क्योंकि सोलर विंड बायोगैस डिवाइसेस इनको सस्ता करने की तरफ ये फैसला है, और कहीं ना कहीं नेट ज़ीरो का जो 2070 तक का लक्ष्य है वो पूरा होता कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप इससे? जी बिल्कुल, उसमें सरकार के जो लक्ष्य हैं, पहले तो जो शॉर्टर टर्म लक्ष्य हैं कि भी हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना है, हमें जो ये कार्स हैं या फिर जो फ्यूल की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन को खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो भी चुकी है, जिसकी अभी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। तो जो 2070 का हमारा नेट जीरो का लक्ष्य है, उसके लिए जो ये स्टेप्स हैं, इन्हीं की वजह से हम 2070 तक नेट जीरो हो पाएंगे। अदरवाइज एक ही बार में, एक ही जंक्शन पे अगर हम उस वक्त जाके रिफॉर्म्स करेंगे, वो प्रयास सिद्ध नहीं होंगे। अभी से हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू गो लॉन्ग वे। हमारा उससे बिल्कुल। पहले का लक्ष्य जो है 2047 में विकसित भारत बनने का, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमें ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, सो दैट के ग्रीन कंट्रीब्यूशन बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रांग इन आवर जीडीपी एंड बिल्कुल। आवर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी in the green development becomes more and more robust and visible in the global charts. जी, हमने रीन्यूएबल एनर्जी की बात की। एमएसएमई प्रोडक्ट्स को भी एक तरह से बूस्ट दिया गया है सरकार की ओर से, लेकिन एक सेक्टर जो है वो कोल और पेपर जो सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं झटका मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि
मैं इसको झटके नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो सरकार टाइम टू टाइम करती है। जैसे पहले जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया 2017 में, उसके बाद फिर थोड़े-थोड़े रिफॉर्म्स हर एक साल होते रहे। तो अभी ये मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द रिफॉर्म्स। जी। ये एक शुरुआत है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स इन द जीएसटी डेवलपमेंट। तो आने वाले टाइम में जो ऐसे कुछ सेक्टर्स प्रभावित सेक्टर हैं, जो जिनके बारे में कुछ अभी नहीं हुआ, वो ऐसा उम्मीद मत छोड़ें, उनके लिए भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल, किसानों और अभी हमने एमएसएमईज़ का ज़िक्र किया। किसानों के लिए स्पेसिफ़िकली इस फैसले से उन्हें क्या मिलता आप देख रहे हैं? जी, बिल्कुल, उनके लिए तो जो ट्रैक्टर हो गया या फिर उनका जो फार्म मशीनरी मशीनरी है होगी, जितनी भी? जी, 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 उनमें बहुत अच्छे राहत दिए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसान हमारा जो अन्नदाता है, जो हमारे भारत की एक बैकबोन है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा हमारा साथ दिया है। कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो किया। अभी भी इस वर्ष भी अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर के जो अभी 3-4 दिन पहले नंबर्स आए हैं, उसमें भी लगभग पौने 4% के आसपास जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ से ही हमारी जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग की हो या सर्विसेज की, वो सुदृढ़ होती है। तो सरकार के इस प्रयास से जो किसानों के लिए किया गया है, मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी को और ज्यादा सुदृढ़ता मिलेगी और हमारा जीडीपी और स्ट्रांग होगा और किसानों की लागत कम होगी। उनका जो इनकम्स हैं, जो हम उनकी इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसी से ही उनकी जो इनकम को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनकी लागत कम हो जाएगी और उनकी जो बचत है वो आगे और तेज हो बिल्कुल। जाएगी या फिर स्ट्रांग हो जाएगी। जीएसटी को लागू हुए इतने साल हो चुके हैं और लगातार इनमें रिफॉर्म्स की जो है मांग हो रही थी। विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक टैक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अब जो है आपने भी जिक्र किया कि गुड एंड सिंपल टैक्स हो चुका है इस रिफॉर्म के बाद। लेकिन इतना समय क्यों लग गया सरकार को ये रिफॉर्म्स लाने में? देखिए, जो हमारी टैक्स प्रणाली है शुरू से ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रणाली रही है। तो ये बहुत ऐसा मुश्किल काम होता है कि टैक्सेस को किस तरीके से रैशनलाइज किया जाए और किस तरीके से जो सरकार के अपने जो रेवेन्यूज हैं, जो हमें देश चलाने के लिए एक रेवेन्यू की जरूरत है, जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग करती है, जो या फिर ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनको सरकार सपोर्ट करती है, तो उनके लिए भी हमारे प्रयास होते हैं कि हमारे पास जो एक पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसा रहे और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बहुत तेज गति से ना बढ़े, एक रैशनल लेवल पे हमारा फिस्कल डेफिसिट रहना चाहिए। जी। तो खाली एक टैक्सेस को कम करने की सीधे तौर पे ये बात नहीं होती, पूरा इकोनॉमिक एक मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस लेके चलने की बात होती है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने 2017 के बाद 2025 तक, ये 8 साल में ही इतने बड़े रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स कर दिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। वी रियली अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि बावजूद इसके कि इतने बड़े हेडविंड्स हैं, इतने बड़े चैलेंजेस हैं, इतना ग्लोबल इकोनॉमी में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी सरकार ने ये प्रयास किया कि हम लोगों को राहत दें, इस जंक्शन पे राहत दें जब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंज्ड है, जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस हैं, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें अपने विकसित भारत की तरफ बढ़ना है, हमें और हम्म। पैसा चाहिए। फिर भी सरकार ने ऐसी रिफॉर्म्स की हैं जो कि कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए हैं, जिसका सरकार के जो रेवेन्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, बट इनडायरेक्टली दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने बिल्कुल। पहले बताया कि हमारा जीडीपी से बूस्ट होगा, लगभग कोई 30 to 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा जीडीपी में हो सकता है इस वर्ष में। आप इसे जो अमेरिकी सरकार की ओर से लगाए गए टैरिफ के अगेंस्ट में काउंटर मेजर की तरफ से की तरह देखते हैं कि देखिए टैरिफ का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा, तो कुछ रिलीफ मिल जाए, वो भी एक सरकार की स्ट्रेटजी हो सकती है इसको लाने के पीछे? ये हमारा एक डुअल एफर्ट है। फर्स्टली तो मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो टैरिफ हेडविंड्स है, उसका हमें
जो इम्पैक्ट आना था वो मिटिगेट होगा और दूसरा हमारा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, बिल्कुल। क्योंकि जब लोग ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे तो फैक्ट्रीज को भी अपने जो कैपेक्स हैं वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, उनको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कैपेसिटी इंक्रीज के साथ ही उनको और ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वहां पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। सो दिस इज अ जी। ग्रेट, आई बिलीव, structural boost to the economy to mitigate the global headwinds uh, and to bolster our domestic economy and consumption. एक आपसे ईयर लॉन्ग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जो पेट्रोल डीजल है वो भी अभी भी जीएसटी की पहुंच से बाहर हैं, तो क्या लगता है आपको कि इन्हें भी जो है जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लाया जाना चाहिए? क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, लाए जाना चाहिए, ये मैं बहुत सालों से हम सरकार को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। व्हेन आई वाज चीफ इकोनॉमिस्ट एट पीएचडीसीसीआई, तो हमने बहुत लिखा भी, डिस्कशंस भी किए हैं और सरकार इसके लिए तैयार भी है। लेकिन जी। उसमें हम समझते हैं कि क्योंकि जीएसटी खाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि पूरा जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व है। तो इसमें सबका प्रयास लेके साथ में चलना पड़ेगा। सभी स्टेट्स इसके लिए एग्री करें तभी जाके जो जीएसटी है, जो पेट्रोल एंड डीजल है, वो जीएसटी के दायरे में आ पाएंगे। जी। तो हम आशा रखते हैं, आशा अभी भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे और रिफॉर्म्स होंगी आने वाले टाइम में, इससे भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स होगी। तो हम समझते हैं कि एक ना एक दिन जो पेट्रोल और डीजल है वो जीएसटी के दायरे में आ ही जाए। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने कहीं न कहीं कुछ आइटम्स पर टैक्स घटाया है, कुछ आइटम्स पे बढ़ाया है। कोई ऐसा फैसला है सरकार का इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद, जिससे आप डिफ़र करते हो कि नहीं इस पर बढ़ना चाहिए था, इस पर कम होना चाहिए था? ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही रैशनल एक सरकार का ये डिसीजन है, जिसमें बड़ा सोच समझ के लिया गया है। जो डे टू डे की आइटम्स हैं, जो इसेंशियल्स हैं, उनके ऊपर सरकार ने भरपूर कटौती की है और जो थोड़ा मिड लेवल की चीजें हैं उनके ऊपर भी सरकार ने एक रैशनल लेवल पे जाके 28 से 18% पे ले आए हैं। तो एक एक बहुत अच्छा ये कैलिब्रेटेड स्टेप है। मैं ये कहूंगा कि बहुत ही बैलेंस स्टेप है, जो आने वाले टाइम में दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द प्रोड्यूसर्स। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया एसपी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। दर्शकों के लिए बता दूं एक बार फिर से कि सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 4 स्लैब्स पहले होते थे जीएसटी में, अब उन्हें घटाकर 2 कर दिया गया है। इसके अलावा जो लग्जरी आइटम्स हैं उन्हें 40% की स्लैब में रखा गया है। इससे बहुत सारे सामान जो है सस्ते हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं महंगी भी हो रही हैं, जिसका हमने अभी डिस्कशन किया। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।